भाजपा ने नीतीश कुमार जी को अपना बड़ा पार्टनर माना है और उनके तहत उनके छत्र छाया में उनके अंडर अंडर अम्ब्रेला ऑफ नीतीश कुमार भाजपा ने अपना राजनीति यहाँ पे किया है। लेकिन कहीं न कहीं हमारी नेतृत्व क्षमता पे प्रश्न चिन्ह उठा है और जिस तरह का भ्रष्टाचार बिहार के अंदर हुआ है, उसी का कारण है कि गुणवत्ता की ध्यान में न रखते हुए जब ठेकेदारों ने काम किया, तो कुछ इस तरह की घटनाएं हुई जो बड़ी ही शर्मनाक थी। पहले अपने अंदर शुचिता लानी होगी, जो भारतीय जनता पार्टी करती है। आज आप देखें कि 10 साल से हमारी सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में सरकार चला रही है और आप देखें कि नॉट ए सिंगल करप्शन का चार्जेस हमारे प्रधानमंत्री। नमस्कार, मैं हूं संतोष राज पांडे। आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे जो मेहमान हैं, खासकर बिहार में अपनी बेबाकी के लिए काफी मशहूर हैं। हम सीधे आपको आज उनसे मिलवाएंगे और खास मुद्दों पे उनसे बातचीत भी करेंगे। उनका नाम है राजीव रंजन भारद्वाज, भाजपा नेता और प्रख्यात समाज सेवी भी हैं। रंजन जी, सबसे पहले हमें जानना चाहेंगे कि इधर लगातार नीतीश कुमार ताबड़तोड़ मीटिंग कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के, क्या चुनाव का कहीं संकेत तो नहीं? नमस्कार संतोष जी, आपको और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। जहां तक मीटिंग का सवाल है, हर राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से मीटिंग तो करती रहती है, अपने कार्यकर्ताओं में उत्साहवर्धन करती रहती है और मीटिंग हो रही है। तो लगता है कि चुनाव भी सामने है। 2025 के चुनाव में अगर शेड्यूल से चुनाव होता है तो मेरे हिसाब से शायद 1 साल का वक्त है, लेकिन अगर पहले भी चुनाव हो जाए तो उसमें कोई वो नहीं है, हो सकता है। सबसे बड़ी बात राजीव जी ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में लगातार शासन भी कर रही है नीतीश जी के साथ, उनको अपने बड़े भाई मानती है। लेकिन में जो लोग हैं, पब्लिक है, उनका ये भी कहना है कि भाजपा में आज तक कोई ऐसा नेता नहीं हुआ बिहार में जिसको सामने करके भाजपा चुनाव लड़ सके। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी के साथ विगत 24-25 साल से गठबंधन में है और उनके साथ मिलकर के सत्ता में भागीदार भी रही है। जहां तक नई लीडरशिप का सवाल है तो हर हमेशा भाजपा ने नीतीश कुमार जी को अपना बड़ा पार्टनर माना है और उनके तहत उनके छत्र छाया में उनके अंडर अम्ब्रेला ऑफ नीतीश कुमार भाजपा ने अपना राजनीति यहाँ पे किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अपना नेतृत्व को उभार करके लाना चाहिए, ये समय की पुकार है। बिहार जैसे प्रदेश के लिए एक कुशल नेतृत्व, मैं ये नहीं कहता हूँ कि नीतीश जी ने अपना बहुमूल्य योगदान नहीं दिया या विकास नहीं किया, उन्होंने भी किया, लेकिन हम समझते हैं कि इससे और भी कुछ ज़्यादा होना चाहिए था और राज्यों की तुलना में, और जितनी ऊर्जा हमारे पास है, जितनी पोटेंशियलिटी है, उसके हिसाब से हमारा ग्रोथ नहीं हुआ। नतीजा हुआ कि हमारे यहाँ के बेरोजगार उदासीन हैं और कहीं ना कहीं उनके मन में एक फ्रस्ट्रेशन भी है और उनका पलायन जारी रहा। सबसे में एक मुद्दा यह भी है कि अगर नीतीश कुमार ने फिर से पलटी मार दी तो बीजेपी के लिए एक चैलेंज नहीं हो जाएगा कि बिहार में चुनाव कैसे लड़े? देखिए, ऐसा है कि हर राजनीतिक पार्टी अपने अपने हिसाब से चुनाव का आकलन करती है, जनता का मूड भांपती है और जैसा कि कहा जाता है कि नीतीश जी इसके बड़े माहिर खिलाड़ी हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी उसी हिसाब से चल रही है और देखिए, किसी का साथ रहना और न रहना, भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने का सतत प्रयास जो रहा है वो बहुत लंबा है। बहुत लंबे संघर्ष के बाद भारतीय जनता पार्टी आज भारत की राजनीति में या बहुत सारे प्रदेशों में शासन में है। जी, इसके अलावा बिहार की हम बात कर रहे हैं तो विकास की तो बात सारे लोग कर रहे हैं कि विकास हुआ भी है, लेकिन भ्रष्टाचार भी कम नहीं दिख रहा। देखिए, भ्रष्टाचार की बात अगर आप करते हैं तो इसको नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि बिहार के अंदर कुछ घटनाएं जो हुई वो बड़ी शर्मनाक घटना थी। लेकिन इसके पीछे जिम्मेवार कौन है?
क्यों इस तरीके का पुल पुलियों का निर्माण होने के बाद निर्माण होते होते पुल गिर गए? सवाल ये उठता है कि इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर को सजा दे देने से तो इस समस्या का निदान नहीं होगा। इसके पीछे मेरा मानना है कि कहीं न कहीं हमारी नेतृत्व क्षमता पे प्रश्न चिन्ह उठा है, और जिस तरह का भ्रष्टाचार बिहार के अंदर हुआ है उसी का कारण है कि गुणवत्ता की ध्यान में न रखते हुए जब ठेकेदारों ने काम किया तो कुछ इस तरह की घटनाएं हुई जो बड़ी ही शर्मनाक थी। अब आप देखें कि एक अधिकारी भ्रष्ट कब होता है? जब उसको संरक्षण देने वाला उसी के विभाग का नेता या मंत्री उसको संरक्षण देता है, तभी जाकर के वो भ्रष्ट होता है। तो आपको पहले अपने अंदर शुचिता लानी होगी, जो भारतीय जनता पार्टी करती है। आज आप देखें कि 10 साल से हमारी सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में सरकार चला रही है, और आप देखें कि नॉट ए सिंगल करप्शन का चार्जेज हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर है। और इसका नतीजा है कि विपक्ष को जब करप्शन का कोई मुद्दा नहीं मिला तो वो ओछी हरकत पे उतर गए और अलूल जलूल बसना, ये फ्रस्ट्रेशन में, राहुल गांधी जो बोलते हैं वो फ्रस्ट्रेशन। लेकिन चूंकि हमारे गठबंधन के नेता नीतीश कुमार जी रहे हैं और हर बार मुख्यमंत्री वही बनते हैं बिहार के, चाहे वो इधर रहें या उधर रहें, तो उनके जवाबदेही तो उनको लेनी पड़ेगी। और भ्रष्टाचार के मामले में जिस तरीके से एक आईएएस अधिकारी जिसने एक मीटर लगाने वाली कंपनी से जो मर्सिडीज बेंज कार लिया और कई 100 करोड़ रुपए का उसके पास जो पैसा निकला है, तो इस पर सरकार को संज्ञान लेनी चाहिए और ऐसे पदाधिकारियों को एक ऐसी कड़ी से सजा देनी चाहिए ताकि दूसरा पदाधिकारी कभी इस तरह के भ्रष्टाचार को करने की हिम्मत न जुटा। अब मैं आपको एक छोटी सी घटना देता हूँ। ये घटना है मेरा, तो आप जानते हैं मैं बाय प्रोफेशन बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर एंड आई वाज वर्किंग विद एनबीसीसी इन द ईयर ऑफ 2007 एंड 2008 इन दिल्ली। एंड उस समय में मेरे पास काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे और उसमें जो 2-3 अधिकारी थे जो पार्शियल थे, और उन लोगों ने हमको टेंडर मिलने के बाद, L1 होने के बाद जिस तरीके से उन्होंने मेरा टेंडर छीना और छीन करके किसी अपने दूसरे आदमी को दिया, वर्क टर्मिनेट किया, काफ़ी यातनाएं हमको मानसिक और फिनेंशियली उन्होंने एक तरह से मुझे बहुत टॉर्चर किया। तो मैंने ऊब करके एक चिट्ठी लिखी थी। उस समय में पीएससी की चेयरमैन हुआ करती थी सोनिया गांधी जी, और विजिलेंस से जांच कराने की मांग की। तो कांग्रेस का शासन कैसे चलता था मैं आपको बताऊं कि उस समय का मेरा एक कागज है जिस पर उस अधिकारी ने सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, मतलब उसमें सुपरिटेंडेंट नहीं होते हैं, उनको एसबीजी बोलते हैं, स्टेट बिजनेस ग्रुप हेड, ऐसा कुछ उनका नाम होता है, डिजिग्नेशन होता है, और वो कश्मीरी पंडित था। और उसने एक पुर्जे के ऊपर मुझे ये लिख के दिया था, इतना % कमीशन इसको, इतना % कमीशन इसको दो, और बजाते उसका सिग्नेचर है। एंड मैंने जब अप्रोच किया पीएससी की चेयरमैन सोनिया गांधी को, तो उनकी ऑफिस से उसके जांच के लिए उसी ऑफिसर, उसी डिपार्टमेंट को भेजा गया जो उनका इंटरनल विजिलेंस था। उन लोगों ने मुझे बुलाया और मुझ पर दबाव डाला कि ये मुझे जो सूचना मिली, जिन जिन अधिकारियों ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, मुझे मेरे वर्क को टर्मिनेट किया, मेरी परफॉर्मेंस गारंटी को इनकैश करा लिया, ह्यूज फिनेंशियल लॉस इन द ईयर ऑफ 2007 एंड 8। आज वो सारे अधिकारी नप गए, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। सरकार ने स्वतः संज्ञान लिया है और उनके ऊपर सीबीआई ने केस दर्ज करके और जांच, उनको एक्यूज बनाया और जांच चल रही है। उसमें कश्मीर के कुछ लोग हैं, माने जम्मू एंड कश्मीर रीजन के ऑफिसर हैं, दिल्ली के हैं, ये लोग हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि भ्रष्टाचार पर 0% की टॉलरेंस जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं, और उन्होंने कहा है, बार बार कहा है कि जिन्होंने देश का लूटा है उनको लौटाना ही पड़ेगा। हो सकता है मेरे लिए वो बड़ा पेनफुल टाइम था, लेकिन मैं उससे उबर गया। लेकिन एक बार तो उन्होंने हमारे साथ बहुत ज्यादती की। अभी तक मैं मुकदमा लड़ रहा हूँ, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर मैं मुकदमा लड़ रहा हूँ। तो आप समझिए कि एक ऑफिसर
अगर इस तरीके की गलती करता है तो उसकी कितना बड़ा फिनेंशियल इंपैक्ट पड़ता है, बिकॉज बैंक गारंटी इज ऑलवेज इशूड फ्रॉम द बैंक और ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन। और किसी भी बिजनेसमैन का अगर बैंक गारंटी या एलसी या कोई भी फंड अगर वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में बन जाता है तो आप सोचिए कि उसकी पूरी लाइफ हेल हो गई। क्योंकि आजकल आरबीआई का एक सिविल का भी गाइडलाइन है कि आप अगर लोन के डिफॉल्टर है तो आपको कभी पैसा नहीं मिल सकता और आप फिर आगे नहीं बढ़ सकते। इस तरीके से कांग्रेस के जमाने में काम होता था। और अगर ये भ्रष्टाचार हुआ है तो इसकी बड़ी सवाल ये नहीं है कि कितने का घोटाला हुआ या कितनी उनकी संपत्ति होगी। आपको एक चीज याद होगा कि भ्रष्टाचार के ऊपर हर बार सरकारें कहती है कि मैंने सारे मंत्रियों को, विधायकों को और ब्यूरोक्रेट्स को बोला है कि भाई आप अपनी अपनी संपत्ति की घोषणा करें। लेकिन होता क्या है, अगर ऐसी बात होती तो इस तरीके का एक ये संजीव हंस नाम का अधिकारी कैसे पकड़ा जाता। और वहीं आप देखिए कि बिहार कैडर का एक, महाराष्ट्र का बिहार कैडर का एक आईपीएस लांडे, क्या शिव प्रकाश लांडे, शिवदीप लांडे, उन्होंने रिजाइन कर दिया। कहीं ना कहीं सिस्टम से फ्रस्ट्रेटेड होकर ही उन्होंने रिजाइन किया है। हमारे जिले के एसपी विनय तिवारी जी, इतना अच्छा कानून व्यवस्था मैं मिला नहीं हूं, व्यक्तिगत रूप से मैं सुनता था और बड़े ही सरल व्यक्ति थे। उनका ट्रांसफर हो गया और ट्रांसफर होने के बाद आप देख लें कि एक सप्ताह के अंदर 2-3 हत्या तो हमारे क्षेत्र में हो गई। इतना अच्छा हमारे जिले के, सुनता हूं, जिलाधिकारी काम कर रहे थे। एक मंत्री की ईगो टकरा गई जो इसी जिले से हैं और नतीजा ये हुआ कि उनका तबादला हो गया, ट्रांसफर हो गया। तो आप कैसे अच्छे ऑफिसर्स को आप काम करने नहीं देंगे तो आपकी जो राजनीतिक बयानबाजी होती है कि भ्रष्टाचार के ऊपर जीरो टॉलरेंस, माफ कीजिएगा, हो सकता है कि हमारी पार्टी इस सरकार का अंग है, एक कार्यकर्ता के नाते मुझे नहीं बोलना चाहिए, बट आम जनता इन बातों से खुश नहीं है और इसी के ना खुश होने के कारण जनता एक विकल्प की ओर देख रही है और प्रशांत किशोर जी आगे बढ़ रहे हैं। इसका प्रशांत किशोर जी किसको डैमेज करेंगे, लेकिन वो लोग तो उनके साथ जरूर जा रहे हैं। आप भी मानते हैं कि जन स्वराज पार्टी जो है बिहार में काफी डेवलप कर रही है? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। जब अरविंद केजरीवाल जी अपना आंदोलन, अन्ना के आंदोलन से स्वराज की बात वो भी किया करते थे, जब उन्होंने अपने को लाया तो जनता की बहुत उम्मीद थी कि कुछ बदलाव आएगा। उसके बाद उस पार्टी के कारनामे आज के दिन में सबके सामने हैं। प्रशांत किशोर जी व्यक्तिगत रूप से मुझे अच्छे लगते हैं, उनके भाषण बहुत अच्छे होते हैं, मैंने कई बार भाषण सुना है, उनके लोग भी मेरे पास आए हैं, लेकिन उनकी विचारधारा और उनकी पॉलिटिकल जो उनका मैसेज है उससे मैं खुश नहीं हूं। हो सकता है मेरे खुश न रहने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं भी उसको थोड़ा सा एनालिसिस तो करता हूं कि ये क्या बोलते हैं। प्रशांत किशोर जी वो दुकान के मालिक हैं जहां जिसने गया रुपया दिया और उनका माल खरीद करके ले आया और उनकी जो एक्सपर्टाइज है उन्होंने दिया है। प्रशांत किशोर जी को यह भी बोलना पड़ेगा कि अगर आप सारे चुनाव को जिताने का क्रेडिट लेते हैं तो आपके जिताने के बाद जिन नेताओं ने इस प्रदेश के अंदर, जिन प्रदेश के अंदर गद्दारी किया है उसकी भी क्रेडिट तो आप ही को लेनी पड़ेगी। आप एक चीज देखेंगे, माफी चाहूंगा मैं, लेकिन एक बड़ा कटु सत्य है। आज पश्चिम बंगाल के अंदर एक तो प्रशांत किशोर जी दम भरते हैं कि दीदी को चुनाव जितवा करके लाए, एक बार नहीं 2-2 बार लाए। उन्होंने नारा दिया था खेला होबे, चलिए दीदी ने प्लास्टर लगाया, व्हील चेयर लगाया और अच्छी तरह से जीत के आई। उस चुनाव के बाद जो हिंसा हुई और जिस तरीके के कांड गांव के अंदर महिलाओं के साथ हुआ, मैं पूछना चाहता हूं तमाम बुद्धिजीवियों से, उस समय आप कैंडल लेकर के रोड पर क्यों नहीं उतरे? तो आज मधुमिता भौमिक की जो हत्या, रेप और मर्डर हुई वो नहीं हुई होती। अगर आपने पहली गलती पर ही सरकार को रोक लिया होता तो आज इतनी बड़ी घटना नहीं होती, आज बहन हमारे बीच होती। लेकिन हम जो ये क्या बोलते हैं उसको,
कैटेगरी ऑफ क्राइम और कैटेगरी ऑफ पीपुल जो करते हैं उसके कारण, अरे महिला तो कोई भी महिला है, बहन तो कोई भी बहन है, बेटी तो कोई भी बहन है, चाहे वो मुर्शिदाबाद या नदिया के गांव में रहने वाली हो या आरजीकर हॉस्पिटल में ड्यूटी रहते एक महिला डॉक्टर हो। लेकिन आज सारे लोग इस घटना का प्रतिरोध कर रहे हैं, आज तक चल रहा है, होना चाहिए। और खास करके अभी हमारे यहाँ सब कुछ कानून में बदलाव भी आया है, सब कुछ आया है, लेकिन पता नहीं उस कानून में इसमें क्या सजा का प्रावधान है, लेकिन कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पे कुछ दिन पहले की कुछ साल पहले की बात है कि नागालैंड में एक लड़की का बलात्कार हुआ और और पुलिस ने उस व्यक्ति को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया और वहां के लोग सड़क पर उतरे, उसको जेल से निकलवाए और ऑन द स्पॉट मारा। आज तक नागालैंड में फिर बलात्कार की घटना नहीं हुई। आंध्र प्रदेश की एक घटना आपको याद होगी, हैदराबाद में एक लेडी पंक्चर के दुकान से जा रही थी और स्कूटी से जा रही थी और उसका 4-5 दिन के अंदर वो 4-5 लौंडे मारे गए। आज तक देखिए फिर वो घटना नहीं हुई। तो इस तरह की जो घटना होती है उसके लिए कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम और सरकार दोनों दोषी है। इसको तो ब्रेक लगाना ही पड़ेगा। यू हैव टू ड्रॉ ए लाइन कि उनके प्रति जो ये जघन्य अपराध चाहे जिसने भी किया है, और कुछ बातें तो खुल जाती है, जैसे मधुमिता भौमिक की बातें खुल गई, नहीं तो सच तो ये है कि बहुत कुछ होता है इस देश में, लोग जान नहीं पाते हैं। विपक्ष बार बार मोदी जी को घेरे जा रहा है। अब आप एक बात बताइए, एक कहावत है, नाचे न जाने तो अंगना टेर। क्या मोदी जी को घेर रहा है? मोदी जी कहाँ घेरा गए हैं? मोदी जी किस बात के लिए घेरा जाएंगे, सो आप बताइए। मोदी जी 2014 में इस देश के प्रधानमंत्री बने, 2024 में भी आज वो प्रधानमंत्री हैं। सहयोगी दलों के साथ मिलकर के तब भी सरकार चलाते थे, आज भी सरकार चला रहे हैं। आज जो देश के हित में हो सकता है, जो देश के हित के लिए है, जो समाज के हित के लिए है, जो इस भारत के भविष्य के लिए है, युवा साथियों के लिए है, वो अपने साथियों को समझाने में कामयाब हुए हैं, तभी तो हमारे बिल का समर्थन कर रही है। नहीं तो नीतीश कुमार जी या चंद्रबाबू नायडू के बारे में जो बात बोली जाती है, ऐसा नहीं है। वो भी इसी देश के नागरिक हैं, उनके भी बाल बच्चे हैं, उनके भी रिश्तेदार इसी देश में रहते हैं, प्रदेश में रहते हैं। वो कैसे अलग हो सकते हैं? चंद्रबाबू नायडू ने ही तो तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में हो रहे गड़बड़ी के बारे में उन्होंने तथ्य को उजागर किया है। तो आप ये नहीं समझते हैं कि चंद्रबाबू नायडू भी एक हार्डकोर पॉलिटिशियन के साथ साथ सनातन को मानने वाले हिंदू नेता हैं? अब ये जरूरी नहीं है कि वो अपने ऊपर में टैग लगा के वो और नीतीश जी कहें कि हम हिंदू हैं, हिंदू हैं, हिंदू हैं, लेकिन जहां इस देश के अस्मिता, सुरक्षा, एकता, अखंडता और भारत की अस्मिता का सवाल होगा, तो मैं भरोसा करता हूं एक कांग्रेस के परिवार और ये राहुल गांधी को छोड़ करके सारे लोग एक कतार में होंगे। अखिलेश जी भी मेरे भाई है, तेजस्वी भी भाई है, क्या हो गया? ये हमारे अंग नहीं है। राजनीतिक विचारधारा अलग है, पार्टी अलग है उनकी, लेकिन तेजस्वी जी या अखिलेश जी ये नहीं कहेंगे कि उनके पिताजी ने, इन लोगों के पिताजी ने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। आज सोशल मीडिया पर प्रचार किया जा रहा है कि जननायक राहुल गांधी, ट्विटर हैंडल से कांग्रेस की आईटी सेल के जो लोग हैं वो जननायक। मैं नहीं समझता हूं ऐसा कौन सा जननायक, सिर्फ केरल से श्रीनगर जाने के लिए लोग चल के जननायक हो जाते हैं। तो मैं भी चलता हूं, चलिए मैं भी चलता हूं, एक ऑर्गेनाइज ट्रीट कर हमको भी लोग जननायक बना दे। नहीं, जननायक जयप्रकाश नारायण थे। लोकनायक या जयप्रकाश जो भी उपाधि दी गई, उन लोगों का इस देश की समाजवाद की राजनीति में अभूतपूर्व योगदान है। या कांग्रेस पार्टी कभी समाजवादी नहीं हो सकती, उनकी विचारधारा के साथ नहीं चल सकती। ये तो बेमेल गठबंधन है, मोदी जी को हराने के लिए, हटाने के लिए इन लोगों ने अपना एक, जब मर्जी होता है समय समय पर ये गठबंधन अपना बनाते रहते हैं। तो विपक्ष कहां घेर पाया? आज तक विपक्ष ने मोदी जी के खिलाफ एक भी प्रूव्ड कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा पाया? ये लिए थे ना, वो राफेल 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 चिल्ला रहे थे। और ये इतना बड़ा देश है। अब आप सोचिए, सपोज आज एक कहीं घटना घट जाती है, तुरंत विपक्ष प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग लेता है। अब आप बताइए, हमारा प्रधानमंत्री
अमेरिका में बैठ करके क्वाड की मीटिंग अटेंड कर रहा है और यहां किसी की हत्या हो जाती है, तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। तब तो इस देश में अगर इन सब घटनाओं पर इस्तीफा, हाँ, हमारा उसके लिए जो अधिकारी हैं, जो मंत्रालय है, वो संज्ञान लेता है और कार्रवाई भी होती है। ऐसा बात नहीं है कि कार्रवाई नहीं होती है या प्रधानमंत्री ने वक्तव्य नहीं दिया। आप मुझे एक बात बताइए, विपक्ष को मणिपुर याद है, बार बार कहता है मणिपुर प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए, मणिपुर प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए, खास करके कांग्रेस पार्टी ये स्लोगन चलाती है। पालघर याद नहीं है, राहुल गांधी को बंगाल में जो घटना हुई वो याद नहीं है। तो आप सेलेक्टिव होते हैं, जब आप सेलेक्टिव होकर के किसी बात का नैरेटिव फिक्स करते हैं तो जनता भी तो समझती है ना। आज का युवा सोशल मीडिया पे इतनी देर अपना, वो जितना देर जगह होता है उसके पास कुछ काम नहीं तो दो ही काम करता है, या तो किसी राजनीतिक पार्टी का फॉलोअर होता है या सोशल मीडिया पर फेसबुक और ट्विटर और ये सब देखता रहता है। तो इंफॉर्मेशन, सूचना तो उसके पास आती ही रहती है। तो आज के दिन में उसको बरगला लेना। अब मैं आपको छोटा सा बात बोलता हूं, राहुल गांधी ने एक भाषण में कहा ये भारत माता क्या है। अब आप बताइए ये भारत माता क्या है? जो व्यक्ति इस देश के भारत माता के नाम को, और अगर भारत माता है तो उसको खोजना पड़ेगा, भारत माता की जय क्यों बोला जाता है? अब आप मुझे बताइए, ये तो शायद क्लास 1 का जो बच्चा होगा वो भी ऐसा सवाल नहीं पूछेगा कि भारत माता क्यों बजे, चूंकि हमारी मातृभूमि है, भारत को हम मां, धरती को हम मां मानते हैं। और कम से कम अगर इसको इतना ज्ञान नहीं है तो प्रधानमंत्री जी ने तो इसके ऊपर कई बार बोला है। तो और वो व्यक्ति क्लेम कर रहा है, ही इज ए डिफैक्टो क्लेमेंट, कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। आप मुझे एक बात बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राहुल गांधी एंड राजीव रंजन कुमार? ओनली डिफरेंस कि वो एक गांधी परिवार में पैदा हुआ है और मैं एक गांव के किसान के परिवार में पैदा लिया हूं। उसको राजनीतिक विरासत में मिली है, उसको 80-80 खड़गे जैसा आदमी उसका अध्यक्ष है जो गलत बयानबाजी सिखाता है, जो इतिहास भूगोल उसको कुछ नहीं सिखाता है। क्या वो कांग्रेस रह पाई जो सरदार पटेल के जमाने में कांग्रेस हुआ करती थी? आज की कांग्रेसियों की हाल देखिए आप, चालन दुसलन सूप के उनका अपने 72 को छेद। एक पवन खेरा है, वो कल कह रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नरेंद्र मोदी जी ने बदनाम कर दिया, उनकी इज्जत तो रख लेते। मैं कहना चाहता हूं खेरा को कि जिस दिन नरेंद्र मोदी चला जाएगा ना और दूसरा आएगा तो तुम कहोगे कि जब मोदी जी बड़े अच्छे आदमी थे। दूसरा वाला जो कैप्सूल है ना वो और टफ है और बड़ा तगड़ा एंटीबायोटिक है जो इस देश को जरूरत भी है। तो जब हमारे देश का एक व्यक्ति, इतनी उसको शर्म हया लज्जा नहीं है, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को अमेरिका में जाकर के सस्ती लोकप्रियता के लिए वहां से पूरे देश को गाली दे रहा है, पंजाबियों को, सिखों को गाली दे रहा है। एक एक घटना राहुल गांधी बता दे जहां पर इस देश के हिंदुओं ने या बहुसंख्यक समाज ने किसी भी सिख और पंजाबी को उसके कारा पहनने से, कंघी रखने से, कृपान रखने से या पगड़ी बांधने से रोका हो। आप देखिए कि हमारे प्रधानमंत्री जब किसी गुरुद्वारे में जाते हैं वो अपनी लंगर में सेवा देते हैं, खाना खिलाते हैं, बजाते सिख धर्म की जो रिचुअल्स हैं उसको पालन करते हैं, पगड़ी लगाते। जब अफगानिस्तान, छोड़िए उसको, जब अफगानिस्तान में जो क्राइसिस हुई तालिबान को लेकर के, वहां से जब गुरु ग्रंथ साहिब को उठा करके लाया गया तो हमारे उस समय के मंत्री हरदीप पुरी एयरपोर्ट पर गए और वहां से उनको अपने सर पे गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर के, पवित्र ग्रंथ को ला करके गुरुद्वारे के अंदर रखा। ये इसी सरकार में हुआ। 65 साल इस देश में कांग्रेस पार्टी ने सत्ता की लेते हुए सिखों को क्या दिया? गुरु गोविंद सिंह के 2 साहबजादे जिनको मुगलों ने वाल के अंदर चुनवा दिया, उनके नाम पर बाल दिवस की घोषणा की प्रधानमंत्री, और उस दिन प्रार्थना सभा का आयोजन होता है। सिखों के 10वें गुरु, उनके 350वें प्रकाश पर्व को किस तरीके से इस देश ने मनाया? कहां डिस्क्रिमिनेशन है? ये राहुल गांधी को लगता है बिकॉज ही इज द मैन
जो इतनी फ्रस्ट्रेट, शादीवादी किया नहीं, पता नहीं शादीवादी की भी बात होती है। अब आप देखिए ना कि इस व्यक्ति ने कितने हमारी, एक तरफ हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, एक भारत का झंडा बुलंद करके आते हैं, उसके बाद ये तुरंत चला जाता है। इस बार पहले चला गया। जिस तरह की बात जाकर के उसने कहा है, आप मुझे बताइए, 2 घटना है ना, लोकसभा में अनुराग ठाकुर जी ने इससे पूछा जिसकी जाति का पता नहीं, वो जातिगत जनगणना। आप मुझे बताइए, जातिगत जनगणना 21वीं शताब्दी का भारत, हम चंद्रमा के साउथ पोल पे जाने की बात कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी में, सैटेलाइट में इतना हम डेवलप कर रहे हैं, हम इतना कुछ मिसाइल बना रहे हैं। आप बताइए 21वीं शताब्दी का भारत का होने वाला जो नेतृत्व करने का क्षमता रखता है, वो जातिगत जनगणना का बात का दुख है। किस बात के लिए दुख होगा? कोई ना कोई तो हमारा भाई ही लाभान्वित हो रहा है। तो इसको उछालना, इसमें समाज में विद्वेष पैदा करना, समाज को तोड़ना, ये कांग्रेस का इतिहास रहा है। कांग्रेस सत्ता में कैसे आती थी? दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण, इसी वोट के कॉम्बिनेशन से वो चुनाव जीतती थी। और ये समाजवादी लोग चै 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 करते रहते थे। आज सब जाके उसके गोद में बैठ गए। मैं तो कहना चाहूंगा, मैं एक छोटा सा कार्य करता हूं, लेकिन तमाम समाजवादी विचारधारा, जब अखिलेश कहते हैं ना हम समाजवादी लोग, तेजस्वी कहते हैं कि हम समाजवादी लोग, तो मैं कहता हूं कि समाजवादी आपको हम तभी मानेंगे जब ये भ्रष्ट कांग्रेस को छोड़ करके अकेले मैदान में आकर के चुनाव लड़िएगा, तब हम समझेंगे कि हाँ, समाजवादी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं और समाजवादी आपको हम मान सकते हैं, तब आपकी लड़ाई होगी। अगर आपको प्रशांत किशोर ने मौका दिया तो आपके जनसुराज में जाएंगे? देखिए, राजनीति में मेरी रुचि है, बस यही तक है कि जन जागरण करते रहो। सत्ता की चाहत मुझे नहीं है, क्योंकि एक आदमी एक बार में एक ही काम कर सकता है। वर्क मेरा पैशन है, मैं आपको सच्ची बात बताऊं। प्रशांत किशोर जी के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं, वो तरक्की करें, बहुत तरक्की करें, बिहार को लेके जाएं। उन्होंने एक बात कहा है जो मुझे कहीं से हजम नहीं आई। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार आने के बाद 6 महीने के अंदर पलायन को हम रोक देंगे। क्या इसी तरह का कुछ उनका एक स्टेटमेंट आया था। देखिए, कोई नेता अगर कोई बात कहता है तो उसके पीछे उसका पूरा रोड मैप होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात बताता हूं, सारी पार्टियों ने पूरे देश में जाकर के ढिढोरा पीटा, हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 500 यूनिट बिजली फ्री देंगे, और जनता ने उनको वोट किया, पानी फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे, जो मर्जी सब फ्री देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ने कभी नहीं कहा कि हम बिजली फ्री देंगे। उसने क्या कहा? हम आपको सोलर पावर का 1 किलो 2 किलो वाट का सोलर एनर्जी के लिए आप प्लेट लगवाइए, हम आपको 78,000 की सब्सिडी देंगे और उससे आप अपनी बिजली बिल को जीरो लेंगे। देखिए, बात तो दोनों ही है, 1 टाइम 78,000 देना और हर महीने 200 यूनिट फ्री देना। अगर ये फ्री वीज के चक्कर में जो हिंदुस्तान के ये विपक्ष के लोग जो फंसाना चाहते हैं, हमारे देश का ग्रोथ रुकेगा, हमारे देश की जीडीपी कमेगी और अल्टीमेटली पूंजीपति जो कैपिटलिस्ट है वो तो फिर भी सरवाइव कर जाएंगे। मार किसको पड़ेगी? उसी वोटर को जिसको ये 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है, सोच सोच की बात होती है। हमारे प्राइम मिनिस्टर नौकरी के लिए क्या कहा? आपको मुद्रा लोन देंगे। उन्होंने क्या कहा? आपके लोन का गारंटी प्रधानमंत्री लेगा। इससे ज्यादा करने वाला तो युवा होना चाहिए ना। अब मैं यहां पर थोड़ा सा दूसरी तरफ जाता हूं। अब बैंक मैनेजर लोन नहीं देता। यह काम हम जैसे नेताओं का है कि अपने एक युवा साथी के लिए क्या करना चाहता है, उसको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देना, बैंक में देना, बैंक से उसको फिनांस करवाना, उससे काम करवा के उसके प्रोडक्ट को बिचवाना, ताकि उसका कॉन्फिडेंस लेवल आगे बढ़े। एक नौकरी करने वाला और एक बिजनेस करने वाले में, दोनों में तो फर्क है ही ना सर। नौकरी क्यों मांग रहे हैं लोग? उसके पीछे एक कारण है, क्योंकि जानते हैं कि सरकारी नौकरी हमारी बन गई तो हमें काम वाम नहीं करना पड़ेगा, पैसा वैसा मिलता रहेगा, थोड़ा ऊपरी आमदनी भी हो जाएगी। बिजनेस में तो ऐसा होता नहीं है। बिजनेस में तो सुबह से लेकर रात तक आप जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा। सरकारी नौकरी में चलो यार, एक लाइफ की सिक्योरिटी हो गई ना, इसलिए सरकारी नौकरी की तरफ जाते हैं। और वहां पर एक भ्रष्टाचार, उनको स्पेशल पैकेज है कि इस पोस्ट पर जाएंगे तो इतना पैसा तो हमको ऊपरी आमदनी होगी। बहुत सारे लोग तो अपनी तनख्वाह की पैसा नहीं
छूते, उनका ऊपर ऊपर से खर्चा चल जाता है, कोई सब्जी पहुंचाता है, कोई मुर्गा पहुंचाता है, कोई दूध पहुंचाता है। आज भी ये कल्चर ब्यूरोक्रेसी में हमारे समाज, हमारे सिस्टम में है। और उनकी पत्नी, उनके परिवार के लोग खुश होते हैं जब उनके दरवाजे पर कोई दूध लेके या मछली लेकर के या मटन लेकर के या स्वीट्स लेके जाता है, तो वो लोग खुश होते हैं कि अरे हमारे पति तो इतने बड़े अधिकारी हैं कि इतने लोग इनके पीछे लगे रहते हैं। तो ये जो माइंडसेट है ना लोगों का, उससे निकालना पड़ेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। बिल्कुल सही आपने कहा कि रिश्वत जो है खासकर एक परंपरा के रूप में अब तब्दील हो गया है, इसमें सुधार की आवश्यकता है। राजीव जी, आपने हमसे बातचीत की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद, और आपके दर्शकों को भी धन्यवाद।